नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी जो BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम सल्तनत काल को पढ़ रहे हैं। सल्तनत काल के तहत हम तुगलक वंश को पढ़ रहे हैं। तुगलक वंश के दौरान हम मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन किया जाता है और इसके द्वारा कई गृह सुधार और नीतियों में परिवर्तन किया जाता है और कई नए प्रयोग जो इसके द्वारा किए जाते हैं इसके द्वारा। और बात की जाए तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो एक नवीन प्रयोग किया गया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, जो पूरी की पूरी करेंसी जो मुद्रा है उसको इसके द्वारा बदल दिया गया, जो एक नवीन प्रयोग था उस समय। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो एक जो इतिहासकार हैं एडवर्ड थॉमस है, यूरोपियन इतिहासकार। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा है। इसके द्वारा जो ये सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया गया उसे इसी वजह से धनवानों का राजकुमार इसे कहा गया। एडवर्ड थॉमस के द्वारा ये बात कही गई है। अब हम बात करेंगे सांकेतिक मुद्रा, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि सांकेतिक मुद्रा क्या होती है। डिटेल में बात की जाए तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था उस समय उसके द्वारा एक नवीन प्रयोग किया गया और उसके द्वारा जो चांदी और सोने के सिक्के चलते थे मुद्रा के रूप में प्रयोग में लिए जाते थे, उनकी बजाय इन्होंने जो क्या किया, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो तांबे और पीतल के जो सिक्के हैं उनको डलवाया और उनका जो उनकी वैल्यू है, उनका मूल्य उनके बराबर कर दिया और सोने और चांदी की मुद्रा को जो रोक दिया जाता है और उस तांबे और पीतल की मुद्रा उसे उसके बराबर मूल्य की घोषित कर दी जाती है। यानी सांकेतिक संकेत के रूप में मुद्रा, जो सांकेतिक रूप में सिर्फ तांबे और पीतल का प्रयोग किया जाता है और वही मूल्य इसके द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। ये योजना इसकी असफल रहती है। तो अब इस योजना के बारे में हम आगे और चर्चा कर रहे हैं। तो एक इस योजना की अगर विश्व बिरादरी में दुनिया भर में बात की जाए तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन बाकी अन्य शासकों के द्वारा भी किया गया था। तो उसके बारे में हम जो मुद्रा बदल दी जाती है, तो ये कुबलई खां थे, एक जो चीन के थे, मंगोल शासक थे, चीन के मंगोल शासक, इनके द्वारा जो कागज की सांकेतिक मुद्रा चलाई गई। मतलब एक आप समझो तो मतलब संकेत के रूप में जो एक सिर्फ मुद्रा का प्रचलन, मतलब उस मुद्रा प्रणाली में सिस्टम के तहत एक जो सिस्टम इनके द्वारा बनाया जाता है जो संकेत के रूप में ही प्रयोग की जाती है, न कि सिर्फ जो सोने चांदी वैल्यू, इसकी वैल्यू उनके समान कर दी जाती है। तो कुबलई खां मंगोल के चीन शासक थे, इनके द्वारा जो कागज की मुद्रा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा के रूप में। और गाय खतू जो फारस का शासक था, फारस बोले तो वर्तमान ईरान का जो क्षेत्र है वहाँ का शासक था, इसके द्वारा चमड़े के सिक्के जो सांकेतिक मुद्रा के रूप में चला लिए गए थे कि लोगों को क्रय विक्रय करने के लिए और वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए एक नाम मात्र के रूप में सिर्फ मुद्रा का प्रचलन इनके द्वारा कर दिया जाता है। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो मुद्रा प्रणाली है उसमें कई प्रयोग किए गए और कई सुधार किए गए और विभिन्न तरह के जो डिज़ाइन के सिक्के उसके द्वारा जो डलवाए गए और सिंहासन पर बैठने के पश्चात इसके द्वारा ये जो मुद्रा सिस्टम है उसको सुधारने का बहुत बेहतर प्रयास किया गया और इसी वजह से इसको क्या मुद्रा ढालने वालों का राजा कहा जाता है। जिस तरह मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमस ने इसने धनवानों का राजकुमार बताया है। अब इसके पीछे जो इतिहासकारों, तत्कालीन इतिहासकारों, वर्तमान आधुनिक इतिहासकारों और कई विद्वानों के द्वारा जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जाता है उसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। उन कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक कारण बताया जाता है कि इसका राजकोष रिक्त हो गया, तो इसने सोने चांदी की बजाय ये जो तांबे और पीतल के सिक्के डलवा दिए। ये बात यथार्थ प्रतीत नहीं होती। इनका मानना है, इनका कहना है कि इसने कई इनाम बांटे, कई पुरस्कार बांटे, कई उपहार और भेंटें बांटी और कई इसके काल में जो जितने विद्रोह होते हैं उन विद्रोह को दबाने में इसका जो धन खर्च हो जाता है, जिस वजह से इसके द्वारा जो ये राजकोष रिक्त होने के कारण इसके द्वारा सांकेतिक मुद्रा तांबे और पीतल की
प्रचलित कर दी जाती। ये बात सत्य प्रतीत ऐसे नहीं होती, क्योंकि जब ये मुद्रा प्रचलन इसका विफल रहता है तो उसके द्वारा जो जितने भी तांबे और जो पीतल के जो सिक्के थे उनकी एवज में इसके द्वारा सोने के सिक्के उनको दिया गया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी इस मत का खंडन किया है। अब कई इतिहासकारों का कहना है कि उस वक्त जो अकाल की स्थिति होती है और दबाव में इसके द्वारा कर जो टैक्स बढ़ाया जाता है वह इसकी योजना असफल हो जाती है और दिल्ली की जो राजस्व की आय है उसमें कमी हो जाती है, जिस कारण से इसके द्वारा क्या किया जाता है, ये जो मुद्रा का प्रचलन कर दिया जाता है सांकेतिकी। ये बात इनके द्वारा बताई जाती है। कई इतिहासकारों बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, और बर्नी इब्न बतूता की बात करें तो वो तो इसके पता नहीं कितने विरोधी थे और शुरू से ही इसके खिलाफ ही उनके द्वारा लिखा जाता है। द्वेष और ईर्ष्या की भावना से इनके बर्नी और इब्न बतूता इसके बारे में लिखते हैं। अब बात करते हैं, कई इतिहासकारों का मानना है कि भरपूर जो इसका साम्राज्य विस्तार हो चुका था उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक, और उस साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इसके द्वारा जो विशाल सेना का निर्माण करने की योजना की जाती है और इसके द्वारा जो अन्य साम्राज्य, अन्य क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया, उसी एवज में इसने विशाल सेना का जो निर्माण और गठन करने का निर्णय किया। तो उस सेना के लिए इसके द्वारा जो ये मुद्रा का प्रचलन कर दिया जाता है। अब इसकी जो नित नए प्रयोग, नए नवाचार करने की आदत रहती है, तो इतिहासकारों का मानना है, कुछ इतिहासकारों का, जब ये नित नए प्रयोग करने की इसकी आदत रहती है उसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। उस धन के लिए इसके द्वारा है जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया जाता है। सांकेतिक मुद्रा की जब बात करते हैं तो आपको तो वो डेट तो याद ही होगी, 8 नवंबर 2017, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अपनी जो मुद्रा है उसको, करेंसी को पूरी तरीके से जो बदल दिया गया था, उसी तरह का ये एक प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया जाता है। अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक में काफ़ी आगे की सोच थी। जिस तरीके से आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी ने सोचा, उसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी किसी समय ये चीज़ सोच ली गई थी। 1329 ईस्वी में ये कितने वर्षों पहले ये बात सोच ली गई थी। लेकिन बात इनमें अगर फ़र्क इतना ही रहता है कि जो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, उनकी जो योजना सफल रहती है और इसकी योजना असफल हो जाती है। और एक गॉर्डन ब्राउन है जो यूरोपियन इतिहासकार हैं, इनके द्वारा जो मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के बारे में अलग ही कारण बताया जाता है और वो वाकई में सही प्रतीत भी होता है, सार्थकता भी लगता है। और इसमें ये बताते हैं कि भारत में उस वक्त चांदी की कमी आ गई थी, जिस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो तांबे और पीतल की मुद्रा का, कांसे के टंके का प्रचलन कर दिया जाता है। क्योंकि जो चांदी है, चांदी पहले विदेशों से आयात होती थी, यहाँ पर तो इतनी पर्याप्त मात्रा में चांदी थी नहीं भारत में, तो इस वजह से जब चांदी इनको नहीं मिल पाती है विदेशों से, तो इस वजह से इसके द्वारा इस सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया जाता है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो 8 नवंबर 2017 को कहा था कि ये जो 500 और 1000 के नोट जो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, उस तरीके से इसी के द्वारा भी घोषणा कर दी जाती है और सांकेतिक मुद्रा को कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया जाता है और जनता को, व्यापारियों को आदेश दिया जाता है कि आज से सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन होगा और क्रय विक्रय के लिए जो जनता और व्यापारियों के द्वारा इस सांकेतिक मुद्रा का ही प्रयोग किया जाएगा, ये घोषणा कर दी जाती है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और इसी के दौरान कहते हैं कि इस समय के दौरान बर्नी जो इतिहासकार है वह लिखता है कि जो प्रत्येक हिंदू है उसका घर है जो टकसाल बन गया, यानी जो सिक्के छापने की जगह होती है टकसाल, उसे ही कहते हैं। जो नोट छापने, प्रिंटिंग प्रेस होती है, उसे टकसाल कहा जाता है। प्रत्येक हिंदू का घर बोले टकसाल बन गया, यानी सभी लोगों ने जो अपने घरों में ही जो पीतल और तांबे के सिक्के बनाने शुरू कर दिए। अगर सही तरीके से देखा जाए इस योजना की असफलता के पीछे कोई कारण माना जाए तो यही रहता है मूल रूप से कि जो टकसालों पर राजकीय नियंत्रण मोहम्मद बिन तुगलक का सही ढंग से नहीं हो पाया था। हालांकि उसने
तांबे और जो ये पीतल के सिक्के उनकी वैल्यू उनके बराबर कर दी गई, जिस वजह से लोगों के पास खूब चांदी तांबा और पीतल पड़ा था। उन्होंने क्या किया, अपने घरों में बर्तनों को गलाकर उनके सिक्के बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि चांदी के मूल्य के बराबर उनकी वैल्यू रख दी गई थी। तो अब ये बात बढ़ने की जो कही गई है, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ये जो लालच की भावना कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ हिंदुओं में थी, मुसलमानों के द्वारा भी ऐसा किया गया था। उनके द्वारा भी खूब है जो सरकार को लूटा गया था और उनके द्वारा भी ये तांबे और पीतल के सिक्के बनाए गए थे। अब इसमें जो असफलता के पास बात करें तो विदेशी व्यापारियों ने क्या किया, विदेशी व्यापारियों के द्वारा दोहरी चाल चली गई। जब वो चीज़ खरीदते थे तो उसका मूल्य तो वो उस तांबे और पीतल के सिक्के में देते, और जब वो अपनी चीज़ बेचते थे तो उसकी एवज में वह तांबे और पीतल को नहीं लेते थे, सिर्फ वह सोने और चांदी के सिक्के लेते थे। इस तरीके से व्यापारियों ने दोहरी चाल चली और दोहरा लाभ कमाना शुरू कर दिया। और भारतीय व्यापारियों ने इस अराजकता अव्यवस्था को देखते हुए लास्ट में जो इस प्रचलित मुद्रा है, जो सांकेतिक मुद्रा को स्वीकार करने से, लेने से मना कर दिया जाता है और अचानक से अराजकता और अव्यवस्था फैल जाती है। उसी दौरान जब अव्यवस्था फैल जाती है, मोहम्मद बिन जो तुगलक है वह काफ़ी संशंकित हो जाता है, वह घबरा जाता है और उसके द्वारा अचानक ही अपना फैसला वापस लिया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रचलित सांकेतिक मुद्रा का जब व्यापारियों के द्वारा दुरुपयोग किया जाने लग जाता है और विदेशी व्यापारियों द्वारा इसका जो दोहरा लाभ उठाया जाता है यहाँ पे, तो मोहम्मद बिन तुगलक को जब ये पता चलता है तो उसे अपने नवीन प्रयोग की असफलता के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है और उसका मानना होता है कि ये जो अपना नवीन प्रयोग असफल रहता है और उसके द्वारा इस योजना को त्याग दिया जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनी जनता को कहा जाता है कि आप जो अपने पास जितने भी तांबे और पीतल के सिक्के हैं, कांसे के सिक्के हैं, उनको आप राजकोष में जमा करवा दीजिए और उसके बदले में आप सोने और चांदी के सिक्के ले लीजिए। कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो दरबार है किले के सामने, तो उस किले के सामने जो तांबे और पीतल का खूब सारा बड़ा सारा ढेर लग गया और इसके द्वारा तांबे और पीतल के सिक्कों की एवज में जनता को जो सोने और चांदी के सिक्के बांट दिए जाते हैं। और कहते हैं कि सरकार को कई लोगों ने खूब लूटा और उनके द्वारा अपने घरों में जो बर्तनों को गलाकर उन्होंने जो ये सिक्के तांबे और पीतल के बना लिए और उन सिक्कों को इसके द्वारा बदला लिया गया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक क्रोधित हो जाता है, वह अपने धैर्य और संयम को खो देता है, जिसकी वजह से ये योजना उसकी असफल रहती है। और योजना की असफलता की बातें की जाए उसकी, तो उसके पीछे जो असफलता के पीछे अगर कारणों की बात की जाए तो हम देखते हैं तो ये क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा व्यक्ति था जो अपने समय से आगे की सोचता था और वर्तमान परिस्थितियों और जो इसकी कमजोरियां उसको वह समझ नहीं पाता है, जिस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजना असफल हो जाती है। अगर बात की जाए मोहम्मद बिन तुगलक की तो उसमें कहते हैं कि व्यवहारिक बुद्धि का थोड़ा अभाव था, व्यवहारिक बुद्धि की कमी होने के कारण ये योजना उसकी असफल रहती है और वह उसमें धैर्य की थोड़ी कमी पाई जाती है, संयम और धैर्य की। ये तत्कालीन इतिहासकारों का कहना था और आधुनिक इतिहासकारों में भी कुछ इनकी बातों का समर्थन करते हैं। अब बात करें तो अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी सुल्तान की योजना को असफल बनाने में, क्योंकि सुल्तान एक निरंकुश शासक था, वह किसी तरह के काम को करने में इनके सलाह मशवरे की ज़्यादा आवश्यक ज़रूरत महसूस नहीं करता। इस वजह से अधिकारी और कर्मचारी भी उससे नाराज़ थे और उससे ईर्ष्या की भावना रखते। तो अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इस योजना का ज़बरदस्त दुरुपयोग यहाँ पे किया। इस तरीके से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की जो सांकेतिक मुद्रा प्रचलन का नवीन प्रयोग होता है वह असफल हो जाता है। तो आज हमने जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई मुद्रा के बारे में पढ़ा है जो असफल रहती है, और हमने साथ में ये भी बताया जो वर्तमान में आपको सभी को पता होगा 8 नवंबर 2017 को जो नरेंद्र मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री उनके द्वारा भी ऐसा ही प्रयोग किया जो कि काफ़ी सफल रहा है, पूरा सफल रहा है।
और ये जो उससे पहले इतने लंबे समय पहले बात की जाए तो उस वक्त चर्चा का विषय भी रहा था कि किसके द्वारा ये मुद्राएं बदली गई, तो उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक का नाम काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये नवीन प्रयोग किया गया और जनता इस चीज़ को नहीं समझ पाई। जनता, क्योंकि वो भी एक आगे की सोचने वाला व्यक्ति था, जनता इस नवीन प्रयोग के लिए तैयार नहीं थी, जिस वजह से ये उसकी योजना असफल होती है। हालांकि इसके पीछे अगर देखा जाए तो उद्देश्य इसका जन कल्याणी उद्देश्य रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक का कोई निजी स्वार्थ नहीं रहता है, लेकिन उस परिस्थितियों और कमियों को वह समझ नहीं पाता, जिस वजह से उसकी योजना असफल हो जाती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आगे की क्लास में हम मोहम्मद बिन तुगलक की विदेश नीतियों के बारे में और इसका जो अभियान, फारस अभियान की योजना बनाई जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तिब्बत का अभियान की इसके द्वारा योजना बनाई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरीके से वह योजना इसकी असफल होती है। और इसके समय काल में सर्वाधिक विद्रोह देखे जाए तो इसी के समय में सर्वाधिक विद्रोह होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।